Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I am your Pakistan Studies lecturer Midhat Abbas. Students, we are almost ending chapter 8 which is economic development. आज हम उसका last lecture करेंगे जिसमें हम subjective questions discuss करेंगे. So let's start. So, हमने पिछले lectures में इस exercise के objective part discuss कर लिया हुआ जिसमें multiple choice questions थे और short question answers थे. Today we are starting the part 2 which is subjective और इसमें we have to give detailed answers to the questions which are given here. So the first question is, explain the important problems in agricultural sector. Agricultural sector की जो problems हैं पाकिस्तान में अहम वाली वो हमने explain करनी है, बयान करनी है. So in earlier lectures we have discussed these problems. So if you can recall with me, so इसमें lack of agricultural इनपुट्स या लैक ऑफ इनपुट्स जनरली वो इसलिए क्योंकि इनपुट इज समथिंग व्हिच यू ऐड. तो अगर पैसा नहीं है या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई किसान है जिसके पास पैसा नहीं है बीज खरीदने के लिए, सो ना पैसे हैं ना बीज है, तो आप अपना फार्म या खेत कैसे ग्रो करोगे. सो लैक ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स ये तो एक बेसिक प्रॉब्लम है. लैक ऑफ मैकेनाइजेशन. मैकेनाइजेशन का मतलब ये है कि कमी है मशीनरी यूजेज की या एडवांस सीड्स की यूजेज की या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों की जो मैन पावर से बर्डन शिफ्ट कर दे मशीन्स पे, और जब मशीन्स यूज होती हैं तो वो काम काफी कम टाइम में करती हैं एज कंपेयर टू जब इंसान अपने हाथों से काम कर रहा होता है. देन वी कैन टॉक अबाउट लैक ऑफ इरिगेशन वाटर. अब इरिगेशन वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप मुझे बताइए. एक्सीलेंट. इरिगेशन वाटर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेत तब तक या क्रॉप्स तब तक ग्रो नहीं करेंगी जब तक उनको पानी नहीं मिलेगा, बिकॉज प्लांट्स नीड वाटर टू सर्वाइव. सो लैक ऑफ इरिगेशन वाटर है. कनाल सिस्टम पाकिस्तान में यूज होता है बट वो उतना एफिशिएंट नहीं है या हर जगह तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ट्यूबवेल्स लगाए जाते हैं. ट्यूबवेल्स इज अ वे ऑफ हेल्पिंग द फार्मर, लेकिन इससे एक दो और प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं विच इज वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी. वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी ऐसी दो प्रॉब्लम्स हैं जो जमीन की जो जरखेज जमीन होती है उसको बंजर बना देती है. क्यों? क्योंकि वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी दोनों में जमीन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है जिससे जमीन पे आप क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो, क्योंकि जो मिनरल्स चाहिए जब वो खत्म हो जाएंगे, सैलिनिटी में द सॉल्ट लेवल राइजेस और वाटर लॉगिंग में इतना पानी खड़ा हो जाता है कि क्रॉप्स की जो या प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती. सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द क्रॉप्स. फिर अगर हम बात करें तो वी कैन टॉक अबाउट लैक ऑफ नॉलेज टू फार्मर्स. कि जो किसान है हमारे मुल्क में वो इतने अवेयर नहीं है, उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनको खेती बाड़ी कैसी करनी चाहिए. अब जैसे अगर हम लेटेस्ट मेथड्स की बात करें तो लेटेस्ट मेथड्स में हाई यील्डिंग सीड्स, इसको भी हमने अर्लियर लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, जो क्रॉप्स को जल्दी ग्रो कराते हैं. देन यूज ऑफ मशीनरी. अगर आप हार्वेस्टर्स और थ्रेशर्स लगाओ, इन दोनों का मतलब ये है, हार्वेस्टर्स वो जो खेत को या जब क्रॉप्स आपने कलेक्ट करनी होती है, जब ग्रो कर जाती है, जब निकालनी होती है, तो उसको इंसान जब हाथों से निकालते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है. तो अगर आप हार्वेस्टर यूज करोगे तो वो एक मशीन है जो बड़े मैकेनाइज्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी क्रॉप को ऊपर से काट के अलग कर लेती है. सो यस, ये वो सारी चीजें हैं जो इन्फॉर्मेशन वाइज फार्मर्स के पास नॉलेज नहीं है, तो उनको अवेयरनेस नहीं है, आगाही उनके पास नहीं है. लेकिन अगेन इट विल लीड बैक टू द बेसिक प्रॉब्लम के इनपुट्स. पैसा एक बेसिक प्रॉब्लम है फॉर ऑल द बेसिक लेवल ऑफ फार्मर्स इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं वो भी एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती हैं. मतलब अगर मैं बात करूं फ्लावर मिल्स की, अगर मैं बात करूं शुगर मिल्स की, अगर मैं बात करूं ब्रेड जो बेकरीज हैं, अगर दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, ये सारे जो है वो गंदम, जौ, बार्ले, मैदा, सूजी ऐसी चीजें यूज करती हैं. और ये चीजें क्या हैं? ये हमारी बेसिक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस की जाती है. इसी तरह देयर आर 4 मोर प्रॉब्लम्स जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की हुई है. यू कैन गो बैक एंड रिफ्रेश योर नॉलेज एंड यू कैन कम बैक एंड राइट द आंसर. बट ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करके आंसर्स डिटेल में बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू डू. ओके, सो द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान. अब ये 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाकी मुल्कों में भी यही कैटेगराइजेशन है. लेकिन ये कैटेगराइजेशन ये डिवीजन
ये जो तकसीम है इंडस्ट्रीज की वो किस वजह से की जाती है? तो जो बुनियादी वजह है वो है इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि ये इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी हैं, कितने वर्कर्स एम्प्लॉय करती हैं और कितनी ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करती हैं. सो द बेसिक रीजन ऑन विच दे आर कैटेगराइज्ड इज द कैपेसिटी एंड द प्रोडक्शन. अब अगर हम कैपेसिटी और प्रोडक्शन की बात करें तो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं वो स्मॉल स्केल ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो घरों में या छोटी मोटी जगहों पे खोली जाती हैं. इसमें सारा हाथ से काम किया जाता है, जो इंसान खोलता है वो खुद उसमें इन्वॉल्व होता है या मैक्सिमम एक आधा और बंदा होता है जो उसकी हेल्प करता है. इसमें जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनकी एग्जांपल्स में आपके पास आ जाती हैं क्राफ्ट्समैनशिप, शूज, कढ़ाई, सिलाई, लेदर बैग्स, ऐसी सारे काम जो हाथ से किए जाएं. ये वो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिनको पाकिस्तान में कंसिडर भी किया जाता है और इससे अर्निंग भी आती है. क्योंकि दूर दराज इलाकों में अगर आप नदर्न एरिया ले लें या कोई भी ऐसा सूबाई इलाका जहां पे लोगों के पास ऑक्यूपेशन, रोजगार नहीं है, पैसा कमाने की और बहुत सारी चीजें नहीं है, तो वो इन बेसिक चीजों पे काम करते हैं. और हमारा कल्चर पाकिस्तान का इन्हीं बेसिक हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा थ्राइव भी करता है और पहचाना भी जाता है. दूसरी अगर हम बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर आप 2 से लेके 9 वर्कर्स तक एम्प्लॉय कर सकते हो. तो अगर कोई इंडस्ट्री 2, 3, 4 या 9 लोगों तक एम्प्लॉय करे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती है. इसके अंदर अगर आप एग्जांपल्स डिस्कस करो तो डेयरी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, पोल्ट्री फार्म्स आ जाते हैं, ये पोल्ट्री इंडस्ट्रीज आ जाती हैं. उसके बाद इसके अंदर आ जाती है मीट से रिलेटेड. सो हर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कारपेट वीविंग एज वेल, कारपेट वीविंग को भी हम कहते हैं, कारपेट वीविंग भी इसी में आ जाती है जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जहां 2 से 9 लोग इन्वॉल्व होते हैं. प्रोडक्शन भी इनकी कॉटेज इंडस्ट्री की निस्बत ज्यादा होती है. देन टॉकिंग अबाउट द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो हेवीली मैकेनाइज्ड या हेवी मशीनरी यूज करने वाली इंडस्ट्रीज हैं. ऑब्वियसली जो भी इंडस्ट्री 9 या 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉय करेगी वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आ जाएगी, लेकिन इसमें हेवी मशीनरी यूज होती है. सो इफ यू टॉक अबाउट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, हमारे दिमाग में नाम आता है कार इंडस्ट्रीज, मोबाइल इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, हेवी मशीनरी, आयरन, स्टील. ये ऐसी हेवी इंडस्ट्रीज हैं जो हेवी मशीनरी भी एम्प्लॉय करती हैं और ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स भी एम्प्लॉय करते हैं. सो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, ऑल्सो गिविंग एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल दिए बगैर बात क्लियर नहीं होती. The third question is narrate the importance of resources of energy for development. आपने बयान करनी है अहमियत रिसोर्सेज की. एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं, जो रिजर्व्स हैं पाकिस्तान में, उनकी डेवलपमेंट के साथ क्या कनेक्टिविटी है. तो सबसे पहले तो जो बेसिक बात है वो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि सिंस हमने पहले भी अभी ये बात डिस्कस की कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है पाकिस्तान का वो बहुत कुछ सपोर्ट करता है. जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से आता है एंड देन इट इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज, उससे प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं और उन प्रोडक्ट्स को सेल करके तो इनकम आती है. सो व्हेन यू सेल दोस प्रोडक्ट्स यू जनरेट इनकम. ये एक कॉमन सेंस की बात है जो कि किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए भी एप्लीकेबल है. जब ये नेशनल लेवल पे हो एंड यू टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज जो कि प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं एंड दीज प्रोडक्ट्स, द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जिनको हम जीडीपी के नाम से भी जानते हैं, ये नेशनल लेवल पे जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है तो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंट्री प्रोड्यूस करता है. सो जब तक हमारे पास रिजर्व्स या रिसोर्सेज नहीं होंगे एनर्जी के, तब तक हम अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते. कोई भी इंडस्ट्री जब तक उसके पास एनर्जी का रिजर्व, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री की, तो ब्रेड मेकिंग में आपको ऑब्वियसली मैदा चाहिए, मैदे के साथ आपको दूसरे रॉ मटेरियल्स अंडे हो गए, बटर हो गया, ये वो चीजें, चीनी हो गई, ये वो चीजें हैं जो मिल के या जिनको मिला के ब्रेड बनाई जाती है. अब एक इंडस्ट्री मशीन यूज करती है, ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री. जब वो मशीन यूज करेगी तो उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी. इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान. उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के तरीके से भी बनाया जाता है, मतलब पानी यूज करके. थर्मल इलेक्ट्रिसिटी मतलब आप हीट, आग की जो हीट है उसको यूज करके, तपिश को यूज करके करते हो, जिसमें जो रिजर्व यूज होता है वो है कोल, गैस या ऑयल. Then you talk about nuclear electricity as well, wind and solar as well. So ये different forms of electricity हैं which are produced using different form of fuels. So जब तक हमारे पास energy resource नहीं होगा कि हम जिस चीज से generate कर सके, तब तक हम उस इंडस्ट्री को ऑपरेट नहीं कर सकते. जब ऑपरेट नहीं कर सकेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगी, और जब प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगी तो ऑब्वियसली हमारा जीडीपी इफेक्ट होगा.
जीडीपी इफेक्ट होगा तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी इफेक्ट होगी. सो दैट्स हाउ द रिजर्व्स ऑफ एनर्जी आर connected to the development of a country. Fourth question is discuss the production of important energy resources in Pakistan and their usage. अब हमने जिन एनर्जी रिजर्व्स की इंपॉर्टेंस अहमियत के बारे में बात की, अब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में ये एनर्जी रिसोर्सेज कैसे कैसे प्रोड्यूस होती हैं और कैसे इनकी यूजेज है. अब अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी. पाकिस्तान में जब हमने पिछले लेक्चर पे भी डिस्कस किया था तो हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल, सोलर, विंड, न्यूक्लियर, ये पांचों फॉर्म्स आ जाती हैं जिनसे हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके वी डिस्कस्ड अ टेबल एज वेल जिसमें ये परसेंटेज शो की गई थी कि इन पांचों टाइप्स की जो एनर्जी है इनको यूज करके कितना सेक्टर और कितना परसेंटेज उस सेक्टर का जो है वो यूज करता है. मतलब कितनी घर में यूज होती हैं, कितनी इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, कितनी डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज होती हैं. तो ये सारी चीजें आपने इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली मेंशन करनी है. अगर आप बात करो कोल की, आप बात करो नेचुरल गैस की, ये वो एनर्जी रिसोर्सेज और रिजर्व्स हैं जो पाकिस्तान में अल्लाह की तरफ से दिए हुए हैं और इन रिजर्व्स को यूज करके फिर हम प्रोड्यूस करते हैं. इफ यू रिकॉल तो हमने ये तक डिस्कस किया था कि पर ईयर कितनी प्रोडक्शन है, कितने मिलियन टन्स ये चीजें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, फिर इनको यूज करके कितना परसेंटेज जो है वो घरों में यूज होता है, कितना इंडस्ट्रीज में, कितना कमर्शियली, कितना बाकी और इंडस्ट्रीज में. सो इट शोज द कनेक्टिविटी. तो आपने इन सब की डिस्कशन करनी है एंड यू हैव टू एक्सप्लेन कि ये कितनी परसेंटेज कितने रिजर्व की एनुअली कितनी पाकिस्तान में यूज होती है. अगर आपको याद हो तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये वैल्यूज 2018 और 19 के इकोनॉमिक सर्वे की हैं. सो दैट इज हाउ you can discuss all those things. Now let's move on to the next question. The third question is, study the foreign trade of Pakistan, its composition, direction and changes in the balance. अब foreign trade, पाकिस्तान की foreign trade क्या है, इसकी composition का मतलब कितनी imports हैं और कितनी exports हैं, direction कि आपकी imports की value क्या है, exports की value क्या है, so are you in profit or are you in deficit? And then the changes in the balance of trade, what does it mean? Excellent. The difference in the imports and exports of a country. तो अगर हम foreign trade की बात करें तो हम export और import की बात करेंगे. Export and import के बाद we will talk about कि हमारे मुल्क की जो values हमने डिस्कस की हुई है पिछले लेक्चर में. If you want तो आप वीडियो को यहीं पॉज करें. You can go back to the lecture where I discussed foreign trade and the direction of the foreign trade. वहाँ पे values given है कि एग्जैक्टली कितनी अमाउंट. इफ यू रिकॉल तो 19.17 बिलियन रुपीस की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान ने की हैं 2018 और 19 में और 45 मिलियन के अराउंड जो हैं वो हम की हुई हैं इंपोर्ट्स. सो 2018 और 19 में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का बैलेंस जो है वो क्लियरली ये शो करता है कि पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट में रहा है. सो यस, इंपॉर्टेंट इज कि ट्रेड डेफिसिट है या प्रॉफिट है. डेफिसिट का मतलब है कि खसारा है, कमी है, या फिर वी टॉक अबाउट प्रॉफिट. किसी भी मुल्क के लिए प्रॉफिट में होना ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि वो ये शो करता है कि उस मुल्क की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, मईशत कितनी स्ट्रांग है. और अगर वो खसारे में होगा तो ऑब्वियसली उतना पैसा उस मुल्क ने बाकी मुल्कों का देना होगा. तो आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हो कि अगर प्रॉफिट में जा रहा हो और आप कुछ और बाय करने की या तरक्की की तरफ मूव करने की पोजीशन में हो तो वो ज्यादा बेहतर है, या अगर आपने किसी के पैसे देने हो या आप खसारे में हो तो वो ज्यादा बेहतर है. सो यस, यू वुड हैव टू डिस्कस डायरेक्शन कि कितनी इंडस्ट्रीज, मतलब कितने प्रोडक्ट्स में. हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स कौन से हैं जिसमें राइस मेन लिस्ट में था. फिर उसके बाद हमने इंपोर्ट भी डिस्कस की हुई है जिसमें मशीनरी भी थी, जिसमें टी भी थी, जिसमें ज्वेलरी भी थी, जिसमें आयरन भी था. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स. आपने वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में कितने प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं, मेनली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं. फिर उसके बाद आपने ये भी डिस्कस करना है कि इंपोर्ट्स में कितने प्रोडक्ट्स हैं, एनुअली कितने हुए हैं यूज और उसकी प्रोडक्शन भी. फिर उसके बाद आपने ये भी देखना है कि कितने पैसों की एक्सपोर्ट हुई है, कितने पैसों की इंपोर्ट हुई है, उनको कंपेयर करना है. कंपेयर करके आपने साथ में ये भी बताना है कि अकॉर्डिंग टू 2018 और 19 का सर्वे पाकिस्तान जो है वो ट्रेड डेफिसिट में रहा है. ट्रेड डेफिसिट को आपने एक्सप्लेन करना है कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है और फिर उसके बाद आपने अपनी एक ओपिनियन इस पे देनी है बिकॉज इट इज आस्किंग यू टू स्टडी. पहले आप फैक्ट्स एंड फिगर्स लो जो कि इकोनॉमिक सर्वे 2018 और 19 के हैं, उनको लेके आप उनको स्टेट करो, बताओ कि कितनी वैल्यूज हैं
और उसके बाद आप ये स्टेट करो कि वेदर इट वाज ट्रेड डेफिसिट और इट वाज प्रॉफिटेबल. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन. मूविंग ऑन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सी पोर्ट्स एंड ड्राई पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान. सी पोर्ट और ड्राई पोर्ट की इंपॉर्टेंस. अब ये दोनों जो पोर्ट्स हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रमोट करते हैं एक्सीलेंट, ये प्रमोट करते हैं ट्रेड. इट गिव्स यू द रूट थ्रू विच ट्रेड इज पॉसिबल. सी पोर्ट्स के लिए तो ऑब्वियसली बिन कासिम पोर्ट कराची और गवादर पोर्ट बलोचिस्तान, ये दो जगह हैं. लेकिन ये इसलिए सिर्फ पाकिस्तान के अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बाकी मुल्कों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान के थ्रू अपनी ट्रेड करते हैं, क्योंकि दिस एरिया, द कराची एरिया, इज राइट नेक्स्ट टू द अरेबियन सी. देन ड्राई पोर्ट्स जो है वो 1974 में पहला बना था लाहौर में. फिर उसके बाद पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी बना, जिसमें पेशावर, क्वेटा, कराची, रावलपिंडी, फैसलाबाद, ये सब नेमली इंक्लूडेड हैं. और ये ड्राई पोर्ट्स वो हैं जो बाय लैंड ट्रेड रूट जो है वो प्रोवाइड करते हैं. एंड इट इज नॉट ओनली आउट ऑफ द कंट्री, इट इज विद इन द कंट्री एज वेल. सो ट्रेड की इंपॉर्टेंस रूट और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है. वो रूट जो है वो ये ड्राई पोर्ट और सी पोर्ट जो बंदरगाहें हैं ये प्रोवाइड करती हैं कि ये वो जगह है जहां से कोई चीज मूव करती है. अब जैसे अगर हम कराची का सी पोर्ट ले लें, तो अगर कोई ट्रेड होनी है जो इंटरनेशनल हो या लोकल हो, इफ इट इज मूविंग थ्रू द सी, तो वो ऑब्वियसली शिप्स के थ्रू जाएगा. कार्गो सामान है जो उसके अंदर जाता है, एंड देन इट वुड रिटर्न. सो दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस फॉर द ट्रेड एंड द फॉरेन ट्रेड ऑफ द कंट्री कि सी पोर्ट्स और ड्राई पोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है. Then the next question is, write about the economic development of Pakistan from 1947 to 1970. 1947 से 1970 तक की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी. नाउ वी डिस्कस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एक्सीलेंट कैसे डिस्कस की थी? डेकेड्स में और डेकेड्स में इराज में. और उन इराज में से वो सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि 47 से 70 तक का बताएं. तो 47 से 70 तक का ऑब्वियसली सबसे पहले 1947 से बात करें तो कायदे आजम जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की और उनको ओवरकम किया. फिर हम लियाकत अली खान की बात करेंगे कि उनकी गवर्नमेंट में क्या किया या उन्होंने क्या चेंजेस की. लियाकत अली खान के बाद वी विल टॉक अबाउट द अदर प्राइम मिनिस्टर्स व्हिच केम. फिर उसके बाद हम बात करेंगे अयूब खान के एरा की, बिकॉज जनरल अयूब खान ने 1958 में मार्शल लॉ लगाया था. और जनरल अयूब खान के बाद इट वॉज ऑब्वियसली ऑलमोस्ट अ डेकेड कि 58 से 69 तक ही वॉज देयर इन द पावर, जब तक कि उन्होंने रिजाइन नहीं किया. और मैक्सिमम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो इनके एरा में हुई और इसको डेकेड ऑफ डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है. अब उस डेकेड ऑफ डेवलपमेंट में इकोनॉमिकली क्या क्या चेंजेस आई, कितनी रिफॉर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस की, वो आप डिस्कस करेंगे. और कैसे उनकी वजह से पाकिस्तान में फायदा हुआ, कि मतलब अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर था तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में कितने परसेंटेज ग्रोथ आई, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर था तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितनी ग्रोथ आई. सो दीज आर ऑल द थिंग्स यू गोइंग टू डिस्कस, बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्हीं वैल्यूज के थ्रू रिप्रेजेंट होती है. और अयूब खान के बाद देन इट वाज जनरल याया खान. सो टिल 70 आपने ये 3-4 जो बेसिक लीडर्स थे इनके अंडर क्या क्या चेंजेस हुई. एंड नॉट टू फॉरगेट आपने 5-year इकोनॉमिक डेवलपमेंटल प्लान्स वो जरूर डिस्कस करने हैं, क्योंकि अयूब खान के एरा में जो है वो उससे पहले एक फर्स्ट 5-year इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान इंप्लीमेंट हुआ था जिसके बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं निकले थे. तो फिर अयूब खान के एरा में जब सेकंड इंप्लीमेंट किया गया तो उसके रिजल्ट्स बहुत एक्सीलेंट थे, जिसको देख के थर्ड भी प्लान कर लिया गया था. सो यस, यू हैव टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विद द वैल्यूज. ये सब आपने स्टेट करना है और उनको डिस्क्राइब करना है कि ये ऐसे ऐसे हुआ और इसका ये इम्पैक्ट आया और ये परसेंटेज वैल्यूज थी जो चेंजेस आई एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल या एनर्जी सेक्टर्स में. Eighth question is, explain the reserves, economic value and distribution of metallic and non-metallic minerals. Question आपको खुद ही ये बात बता रहा है कि आपने मिनरल्स को मेटालिक और नॉन मेटालिक के कैटेगरी में डिवाइड करके फिर उसकी 3 चीजें एक्सप्लेन करनी है. पहली उसका रिजर्व्स, कितने रिजर्व्स किस जगह पे हैं. इकोनॉमिक वैल्यू कि उसका फायदा क्या है, व्हाट इज द यूज. एंड डिस्ट्रीब्यूशन कि वो किस किस जगह में पाकिस्तान में पाई जाती है. तो वी डिस्कस द मिनरल्स. अगर आप मेटालिक मिनरल्स की बात करो तो मेटालिक मिनरल्स में आपको याद होगा कि हमारे जो मेजर मिनरल्स हैं उनमें सबसे पहले है आयरन, फिर उसके बाद है क्रोमाइट, फिर उसके बाद है सल्फर. ये ऐसे मिनरल्स हैं जो कि मेटालिक है. एंड देन इफ यू टॉक अबाउट नॉन मेटालिक, तो नॉन मेटालिक मिनरल्स में आ जाएगा जिप्सम,
ये इस तरह आपने सारे मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स को बाय नेम डिवीजन देके फिर आपने इनकी तीन चीजें बतानी है कि कितनी वैल्यू की या कितने अमाउंट की रिजर्व्स इनकी पाकिस्तान में प्रेजेंट है, किस किस जगह पे प्रेजेंट है और उसका यूजेज। जैसे अगर हम बात करें आयरन का, तो आयरन ऑब्वियसली उसका यूजेज आयरन इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, बाकी बेसिक चीजें बनाने में। अब तो रॉट आयरन का फर्नीचर बड़ा फेमस है, उसको बनाने में भी यूज होता है। क्रोमाइट बेसिकली एक रॉ मटेरियल है फॉर मेकिंग आयरन, उससे आयरन बनाया जाता है। ऑल्दो क्रोमाइट के रिजर्व्स बहुत ज्यादा है, लेकिन क्रोमाइट का यूजेज इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी इतनी ज्यादा डेवलप मशीनरी या इतने ज्यादा डेवलप सिस्टम्स नहीं है कि जिससे क्रोमाइट को आयरन में कन्वर्ट किया जा सके। सल्फर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मिनरल, इसका यूजेज बहुत सारे प्रोडक्ट्स में है। सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, सीमेंट ले लो, देन देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ब्लीचिंग पाउडर ले लो, जिनमें आपको सल्फर का यूजेज नजर आता है। सो जितने ज्यादा यूजेज उतनी ज्यादा उसकी इकोनॉमिक वैल्यू, बिकॉज दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स उस चीज की जो प्रोड्यूस की जाती है इंडस्ट्रीज में, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द जीडीपी अगेन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अब अगर हम एग्रीकल्चर का रोल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस करें तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि एग्रीकल्चरल कंट्री है पाकिस्तान। एग्रीकल्चरल कंट्री है तो प्लेन्स हमारे जो हैं वो अराउंड द रिवर इंडस, अपर इंडस प्लेन एंड लोअर इंडस प्लेन्स। अपर इंडस प्लेन पंजाब के एरिया में, लोअर इंडस प्लेन द सदर्न पंजाब एंड द नदर्न सिंध। ये एरिया वो है जो मेजर कल्टिवेशन में कंट्रीब्यूट करता है, वो इसलिए क्योंकि रिवर वाटर इज नियर टू इट। नाउ इसके अलावा फिर आप इसको रिलेट करो कि ये वो सारे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। राइस की बात करो, ऑब्वियसली राइस इज एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप। फिर मेज की बात करो, फिर वीट की बात करो, फिर कॉर्न्स की बात करो। ये वो सारी बेसिक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान, कॉटन एन एक्सेलेंट रॉ मटेरियल जो कि कॉटन इंडस्ट्रीज में, कपड़ा बनाने में, टेक्सटाइल में, किसी भी चीज का क्लॉथ बनाने में वो इन्वॉल्व होता है। So you discuss the contribution of all the important products or the raw materials which are produced through agricultural sector. उनको करके आप डिस्कस, फिर आप ये बताओ कि इसकी कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में है क्योंकि वहां पे इससे प्रोडक्ट्स बनते हैं। जब वो प्रोडक्ट्स बनेंगे और वो एक्सपोर्ट होंगे, क्योंकि राइस एक्सपोर्ट किया जाता है, कॉटन एक्सपोर्ट की जाती है, तो ये इस तरह आप स्टेप वाइज इन चीजों को डिस्कस करो। एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द अर्लियर लेक्चर जहां पे मैंने अंडर द एग्रीकल्चरल सेक्टर चैप्टर 9 में डिस्कस किया हुआ है इस बात को। सो चैप्टर 8 में डिस्कस किया हुआ है इस बात को। सो उसको फॉलो करके आप ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करो, वैल्यूज लिखो, अमाउंट्स लिखो, एंड डिस्कस ऑल्सो कि ये कंट्रीब्यूशन जाता है एग्रीकल्चरल सेक्टर का टुवर्ड्स पाकिस्तान इकोनॉमी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में भी इसका हाथ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इसका हाथ है। सो ऑब्वियसली जो चीज इंडस्ट्रियल सेक्टर और एक्सपोर्ट्स दोनों में इन्वॉल्व होगी वो डबल तरीके से जो है वो इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि खुद भी एज अ रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट की जाती है, फिर इसकी प्रोडक्ट्स बना के भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो ये सारी चीजें इस क्वेश्चन में आएंगी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर 1980। 1980 के बाद जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको लिखना है। तो इसमें किस किस का इरा आ जाएगा? एक्सीलेंट, इसमें जनरल ज़ियाउल हक का इरा आएगा। जनरल ज़ियाउल हक के बाद यू विल टॉक अबाउट मोहम्मद खान जुनेजो। मोहम्मद खान जुनेजो के बाद बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो के बाद कौन आया था? एक्सीलेंट, देन इट विल बी अबाउट नवाज शरीफ। और फिर नवाज शरीफ के बाद, नॉट टू फॉरगेट कि बेनजीर भुट्टो भी 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बनी और नवाज शरीफ भी 2 दफा से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर बने। सो इनकी डबल और या ट्रिपल गवर्नमेंट के डिस्कशन आप अलग अलग इरा के अकॉर्डिंगली करोगे, अकॉर्डिंग टू द ईयर दे वर इलेक्टेड। और फिर बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के बाद यू गोइंग टू टॉक अबाउट जनरल परवेज मुशर्रफ एज वेल। जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद then when Nawaz Sharif came again, and फिर about the present, because 1980 के बाद आपने till date discuss करना है। So जो अभी की government है, the Imran Khan's government, so you're going to discuss step wise all these prime ministers and their contribution. और you also have to discuss कि इनकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आया, कि अगर बेनजीर भुट्टो ने कुछ रिफॉर्म्स की विमेन के लिए या फार्मर्स के लिए तो उनसे क्या फर्क पड़ा। फिर अगर नवाज शरीफ ने हेल्थ सेक्टर में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस की, मोटरवे बनाई, जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट थी पाकिस्तान की वो 1998 में जब न्यूक्लियर डिवाइस चेक की गई और एटॉमिक ब्लास्ट किए गए टू एक्चुअली अनाउंस इट टू द वर्ल्ड दैट पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर। सो ये सारी चीजें। फिर परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट में जब प्राइवेटाइजेशन थी, और प्राइवेटाइजेशन जो कि स्टार्ट हुई बेनजीर और नवाज शरीफ के एरा में,
लेकिन उसका इफेक्ट परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा आया क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अपना ट्रेड डेफिसिट कम किया। फिर देन यू टॉक अबाउट अगेन द नवाज शरीफ गवर्नमेंट, जिसको अकॉर्डिंग टू 2018 एंड 19 का सर्वे ट्रेड डेफिसिट है बहुत ज़्यादा। फिर उसको अब इमरान खान की गवर्नमेंट कैसे टैकल कर रही है। सो ये सारी चीज़ें आप इस क्वेश्चन में डिस्कस करोगे, हाईलाइटिंग द मेजर इवेंट्स जो कि हुए, उनसे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ा। वैल्यूज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सेक्टर ने कितनी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन की और उससे क्या फायदा आया। So this is how you're going to answer these questions. So here we end the chapter. Allah Hafiz.